दोस्तों आज की इस छोटी सी वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि आप एक अच्छा बेल एप्लीकेशन कैसे लिख सकते हैं। एक बेल एप्लीकेशन में किन किन तत्वों का समाहित होना जरूरी होता है जिससे आपका बेल एप्लीकेशन कोर्ट में मंजूर हो जाता है। तो दोस्तों कुल मिलाकर आज की वीडियो बहुत ही कमाल की होने वाली है। आज आप वीडियो को पहले से लाइक कर देना और अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना, क्योंकि यहाँ पर कानूनी जानकारी सरल भाषा में दी जाती है। तो चलिए दोस्तों फटाफट इस बेहतरीन तरीके को सीख लेते हैं। तो दोस्तों जब भी आपको कोई एप्लीकेशन लिखना हो तो इस तरह का जो ये लीगल साइज का पेपर है, जो कि A4 साइज वाले पेपर से यानी फोटोकॉपी वाले पेपर से थोड़ा बड़ा होता है, इसको आप सबसे पहले इस तरह से किनारे से मोड़ लीजिए, क्योंकि इस एप्लीकेशन में जब भी कोई रिपोर्ट लगाना होता है, कोई आख्या देना होता है, तो यहाँ पर ही किनारे साइड में ही आख्या को या रिपोर्ट को लिखा जाता है। तो इसीलिए थोड़ा सा इधर जगह छोड़ देते हैं और इसको मोड़ लेते हैं। उसके बाद में आप इस पेपर को 3 हिस्से में बांट लेंगे। एक हिस्सा ये ऊपर वाला होगा जिसे हम हेडर कह सकते हैं, और एक ये बीच वाला पार्ट होगा जिसे हम बॉडी पार्ट कह सकते हैं। और यहाँ पर सबसे नीचे अगर आप ये देख रहे होंगे तो ये जो सबसे नीचे वाला हिस्सा होता है इसे आप फुटर कह सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों अब आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि हेडर वाले पार्ट में आप क्या लिखते हैं, बॉडी वाले पार्ट में आप क्या लिख सकते हैं और फुटर वाले पार्ट में आप क्या लिख सकते हैं। तो अगर आप अपनी लेखनी में इन तीनों चीज़ों का ख्याल रखते हैं तो निश्चित रूप से आपका जो एप्लीकेशन है, जो प्रार्थना पत्र है, वो बहुत ही उम्दा किस्म का हो जाएगा। और निश्चित रूप से आप जिस कार्य के लिए ये एप्लीकेशन दे रहे होंगे वहाँ पर इसे कंसीडर ज़रूर से किया जाएगा। तो दोस्तों सबसे पहले बेल एप्लीकेशन लिखने के लिए सबसे ऊपर जिस न्यायालय में आपका मुकदमा है, जिस न्यायालय में आपकी चार्जशीट फाइल हुई है, जहां से आपको सम्मन भेजा गया है या फिर आपको नोटिस दी गई है, उस न्यायालय का नाम सबसे पहले आप ऊपर में लिख देंगे। तो दोस्तों हम ये मान लेते हैं कि हमारा ये मुकदमा FTC नवीन सीनियर डिवीज़न के यहाँ था, तो हम यहाँ ऊपर लिखेंगे न्यायालय श्रीमान FTC नवीन सीनियर डिवीज़न महोदय गोंडा। तो यहाँ पर हम गोंडा डिस्ट्रिक्ट के कोड की बात कर रहे हैं। इसी तरह से आप अपने डिस्ट्रिक्ट का यहाँ पर नाम डालेंगे। गोंडा है, गोरखपुर है, जो भी आपके यहाँ का डिस्ट्रिक्ट है वो डिस्ट्रिक्ट आप यहाँ पर लिखेंगे। उसके बाद में यहाँ पर आप कॉर्नर में टाइटल या उन्वान को लिखेंगे जिस भी पार्टी के बीच में मुकदमा चल रहा है। जैसे सरकार बनाम रहीम के बीच में मुकदमा चल रहा है और इसमें और भी मुलजमान हैं, तो इसलिए यहाँ पर लिखेंगे सरकार बनाम रहीम आदि। अगर यहाँ पर रहीम अकेले होते तो यहाँ पर लिखते सरकार बनाम रहीम। अब इसके बाद में राइट हैंड साइड में ऊपर मुकदमे का नंबर लिखेंगे, यानी कि जो अपराध संख्या है उसको ऊपर लिखेंगे। तो जैसे यहाँ पे हमने लिख दिया है अपराध संख्या 205/24। इसके बाद में धारा लिखेंगे 323, 504, 506 IPC। यहाँ पर कोई अगर और धारा है तो उसको आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पर जो आपकी अपराध संख्या दिया गया हो उसको लिखेंगे और धारा में जो आपके ऊपर जो धारा लगाई गई हो उसको आप यहाँ पर लिखेंगे। थाना जैसे यहाँ पे हमने वजीरगंज लिखा है, इसी तरह से जो आपका थाना है उसको लिख देंगे। उसके बाद में यहाँ पे हमने जनपद गोंडा लिखा है, आपका जो भी डिस्ट्रिक्ट हो, जो भी ज़िला हो वो लिख देंगे। और उसके बाद में नीचे लिखेंगे तारीख पेशी। तो तारीख पेशी यहाँ पे हमने 4/8/2024 लिख दिया है। ये ऐसे ही हमने लिख दिया है आपको बताने के लिए। आप जो भी तारीख पेशी आपको दिया गया हो फाइल में देख करके और उस हिसाब से आप यहाँ पर लिखेंगे। इसके बाद में आप विषय को लिखेंगे। तो विषय में आपको दोस्तों ध्यान रखना है कि इधर से काफ़ी मार्जिन छोड़ते हुए तब आप विषय को लिखेंगे। और यहाँ पर क्या विषय लिखना है इसके लिए आप लिख सकते हैं प्रार्थना पत्र बावत। बावत मतलब होता है हेतु जमानत अंतर्गत धारा 323, 504, 506 IPC। तो इसको लिखने के बाद में दोस्तों ये एक बात का ख्याल ज़रूर से रखना है कि यहाँ पर नीचे अंडरलाइन ज़रूर से करना है। तो दोस्तों यहाँ पर एक और बात हम कर लेते हैं कि जो हेडर वाला पार्ट होता है वो हेडर वाला पार्ट यहीं पे समाप्त हो जाता है। इसके बाद में जब आप विषय डालते हैं तो वहाँ से बॉडी पार्ट शुरू हो जाता है। तो हेडर वाले पार्ट में हमको क्या क्या लिखना होता है, एक प्रकार से पूरा परिचय लिखना होता है कि आपका मुकदमा किस कोड में है, किस उन्वान या टाइटल से चल रहा है,
किस अपराध संख्या में है, किस धारा में है, किस थाने का है, किस जनपद का है, तारीख पेशी क्या है, ये सारी जानकारी आप हेडर वाले पार्ट में दे देते हैं। अब जब बॉडी पार्ट में आते हैं तो सबसे पहले यहाँ पर लिखते हैं विषय, इसके बाद में यहाँ से आप कॉर्नर से लिखेंगे महोदय, और महोदय लिखने के बाद यहाँ पर आपको कॉमा ज़रूर से लगाना है। इसके बाद में लाइन छोड़ करके इसी कॉमा के नीचे से लिखेंगे प्रार्थीगण अभियुक्तगण। अगर मान लो एक लोग होते यहाँ पर, जैसे रहीम अकेले होते, तो आप लिखते प्रार्थी / अभियुक्त। चूँकि यहाँ पर एक से अधिक अभियुक्त हैं इसीलिए रहीम आदि लिखा गया है। और यहाँ पर जब आप लिख रहे हैं तो एक से अधिक एक्यूज्ड होने के कारण, एक से अधिक अभियुक्त होने के कारण आप यहाँ पर लिखेंगे प्रार्थीगण / अभियुक्तगण। माननीय न्यायालय श्रीमान जी से निम्न निवेदन करता है। और उसके बाद में यहाँ पर आप धारा बना करके लिखेंगे धारा 1, यह कि प्रार्थीगण सर्वदा निर्दोष है। यानी कि आपको इसमें ज़्यादातर चीज़ों को डिनाई करना होता है जो चार्जशीट में फाइल की गई होती हैं। आप चार्जशीट को अच्छे से पढ़ लीजिए, उसमें आप देखिए कि क्या क्या आरोप आप पे लगाए गए हैं, क्या क्या धाराएं लगाई गई हैं, और उन सब चीज़ों को पढ़ने के बाद में आप इस तरह से डिनाई करते हुए बेल एप्लीकेशन को लिखते हैं, जिसमें आप कहते हैं कि यह कि प्रार्थीगण सर्वथा निर्दोष है। उपरोक्त बाद में प्रार्थीगण को महज रंजिशन बेबुनियाद झूठे वाकयात तथ्यों में वादी मुकदमा ने जानबूझकर फंसा दिया है। तो ये आपका धारा 1 हो गया। आप इसी तरह से भी लिख सकते हैं या इसमें थोड़ा सा और सुधार करके लिख सकते हैं। यानी कि जो दोषारोपण आपके ऊपर किया गया है उसको आपने सबसे पहले डिनाई किया, उसके बाद में यहाँ पर आप और डिनाई करते हुए आगे बढ़ेंगे और आपके एफआईआर कॉपी में जिस तरह के गुनाह का जिक्र किया गया है उस गुनाह को लेकर के भी आप डिनाई करेंगे, जिसमें आप कहेंगे कि यह कि हम प्रार्थीगण ने वादी मुकदमा को ना तो मारा पीटा है और ना ही गाली गलौज किया है या जान से मारने की धमकी दिया है। कथित अपराध से प्रार्थी अभियुक्त का कोई ताल्लुक या वास्ता सरोकार नहीं है। यानी कि जो प्रार्थीगण हैं, जो एक्यूज्ड हैं, उन्होंने इस तरह की कोई भी अपराध को कारित नहीं किया है। और आगे हम बढ़ेंगे बॉडी पार्ट वाले सेक्शन में, और यहाँ पर हम लिख रहे हैं कि यह कि प्रार्थीगण अभियुक्तगण ने ऐसा कोई अपराध नहीं कारित किया है जो उक्त धाराओं के अंतर्गत आता है। इसके बाद आप डिनाई करते हुए और आगे बढ़ेंगे। धारा 4 में आप लिखेंगे यह कि वादी पक्ष जिस प्रकार घटना का घटित होना बताता है वह काबिले यकीन नहीं है। इसी तरह से आप बॉडी पार्ट में और आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि धारा 5 में यह लिखेंगे कि यह कि प्रार्थीगण अभियुक्तगण शांत प्रिय व्यक्ति है। प्रार्थीगण / अभियुक्तगण सजायाफ्ता नहीं है, ना ही किसी केस में वांछित है। फिर लिखेंगे धारा 6, इसमें लिखेंगे यह कि प्रार्थीगण घर बारी व्यक्ति है, जमानत पर छूटने से उसके भागने या शहादत सबूत तोड़ने का कोई अंदेशा नहीं है। इस तरह से आप सफाई देते हुए धारा 7 को फिर लिखेंगे कि यह कि प्रार्थीगण उचित जमीनान देने को तैयार है। प्रार्थीगण अभियुक्त को उचित जमानत मुचलके पर छोड़ा जाना न्याय हित में नितांत आवश्यक एवं न्याय संगत है। इसके बाद नीचे थोड़ी सी जगह छोड़ करके प्रेयर को लिखेंगे। तो यहाँ पर आप लिखेंगे कि अतः श्रीमान जी से निवेदन है कि प्रार्थीगण को उचित जमानत मुचलके पर रिहा करने की कृपा करें। अब आते हैं इस एप्लीकेशन के तीसरे वाले भाग में, यानी कि फुटर वाले सेक्शन में। यहाँ फुटर वाले सेक्शन में लिखेंगे प्रार्थी / अभियुक्त, और अगर एक से अधिक अभियुक्त हैं तो प्रार्थीगण / अभियुक्तगण। इसके बाद में इसके नीचे इनका पूरा नाम, पूरा पता, थाना सहित लिखेंगे, और जितने अभियुक्त होंगे सबका लिखेंगे इसी तरह से। और अगर अभियुक्त जेल में है तो ये जरिए अधिवक्ता लिखा जाएगा। और इसके बाद में इधर बाईं ओर सबसे पहले स्थान लिख देंगे, जैसे यहाँ पे हमने लिखा है दीवानी कचहरी गोंडा, और उसके नीचे डेट डाल देंगे। तो दोस्तों इस तरह से एक बेहतरीन बेल एप्लीकेशन लिख करके रेडी हो चुका है। अब इसे कोर्ट में किस तरह से फाइल करना है, इसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगाना है, इन सब के बारे में नेक्स्ट वीडियो में आपको हम डिटेल में बताएंगे। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लें, जिससे आपको दूसरी वीडियो जैसे ही अपलोड करें इसकी जानकारी आपको सबसे पहले मिल जाए।
तो मैं हूँ एडवोकेट कृष्ण कुमार मिश्र। फिर मिलते हैं ऐसे यूजफुल कंटेंट के साथ। तब तक के लिए गुड बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।